गेहूं की फसल खासकर क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या हमने सावधानी रखनी है और किस तरीके से हम कर सकते हैं। उसमें जो पॉइंट और चुके हैं मैं उनकी तरफ ध्यान दिलाऊंगा। मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रिक्ट फार्मूला नहीं है जिसके तहत आपकी खेती एक ही लाइन पे हो। मेरे पास केवल एक सोच है जो आपको खुद एक वैज्ञानिक बनाएगी और आपका खुद का दिमाग उसमें काम करके खुद फैसले लेने की शक्ति है। अभी बात आई थी यूरिया दें, डीएपी दें या मतलब उसमें जीवामृत दें। इसके अलावा इस प्रकृति के पास ऐसी ताकत है जो सदा से इस सारी पृथ्वी के जीवों का पेट भरने में सक्षम है। तो वो न्यूट्रिएंट जो जमीन के अंदर समाहित है उनको हम अपनी फसलों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। एक मिनट भाई, सारा काम हो गया, हमारा को चलने दो, डिस्टर्ब ना। वो जो धरती के पास में ताकत है उसको हम अपने पौधों तक कैसे लाया जा सकता है। उससे पहले बात आती है बीज की। बीज एक मन का बोनिया भी किसान आपको मिल जाएगा, 45 किलो का भी बोनिया मिल जाएगा, अपने ही गांव में 60-65 किलो तक का मिल जाएगा। लेकिन आप साउथ में चले जाओगे तो 3 मन तक का बोनिया ही पा जाएगा गेहूं का बीज। जब किल्लत का एरिया एक है, उपज लगभग हमारी एक है, तो 40 किलो से लेके 120 किलो तक का ये डिफरेंस कहाँ है, उसकी रियल मात्रा क्या है। इस चीज के ऊपर हमने अपनी खुद की बुद्धि लगा के सही तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसका असली बीज की मात्रा एक किलो में कितनी होनी चाहिए, उसके लिए हम खुद एक सवाल काट के देखते हैं। कट्टे के ऊपर लिखा होता है 95% जर्मिनेशन, किसी के ऊपर लिखा होगा 90% जर्मिनेशन, प्योरिटी लाइन 98%। तो उसका मतलब क्या हुआ, उस बीज में से जिस टाइम उन्होंने टेस्ट करा उसमें से 95 दाने 100 में तो जाएंगे। तो यदि हम इसको घटा के लिए आए तो सभी किसानों का एक मत होगा 66% तो उसमें तो जामे जामा चाप हम घराड़ा बन गए हो। सहमत हो इस बात से। 45 किलो की हमने इस एरिया में एवरेज लगा ली, 66 किलो हमारा जम गया, 30 किलो 66% जम गया, तो 30 किलो बीज हमारा खेत में जम गया। इस बात से सारे सहमत हो। जब वो फूट करने लग गए है तो एक दाने की 17-18 तक फूट देखी गई है। 10 की औसत मान लेते हैं, इसमें सारे सहमत हो जाओगे। 10 फूट होगी, एक बार में 50 दाने हो गए, 30 किलो जामे 10 फूट कर ली, 10 गुना हो गए। जब 1 फुट कर 50 दाने हो गए तो 50 गुना और हो गए, 150 क्विंटल बैठ गया। हमारा तो कदे निकटे नहीं और सुने मैंने खांडा में भी है। यानी इतना धान किसी भी रिकॉर्ड, गेहूं किसी रिकॉर्ड में नहीं है कि 150 क्विंटल 1 किलो में निकल गया। लिकड़ा कितना है, 15 से 18 क्विंटल। रोड कहां रही, क्या 10 फुट नहीं करता, क्या एक बाल में 50 दाने नहीं होते। ये दोनों बात सच्चाई है। रोड है तो जर्मिनेशन में है, वो 30 किलो जर्मिनेशन में नहीं आता। यदि आता है तो अनबैलेंस रूप में आता है। यदि एक जगह 4 दाने जाएंगे तो वो चारों दाने एक का काम करते हैं, न कि 4 का। एक तो हमने इस विधि को अपने ढंग से खुद सेट करना है। वो आप 14 इंच पे बीजोगे या हर दाने को 10 बाई 10 पे बीजोगे। हमारे एक साथी ने, जगतार सिंह धारीवाल, बीएससी एग्रीकल्चर है, खुद किसान है, उन्होंने एक कनाल में 10 बाई 10 के ऊपर पौधे लगा के देखे तो उनका उस एक कनाल में 400 ग्राम बीज लग गया। जैसे ही उसका पूरा होया, उसने बाकी बीज तो लिया जितना वो करते लेके आया था, तो खुद डूब गया। 400 ग्राम बीज गया तो इसमें उत्पादन किस बात का होगा। लेकिन जब वो बराबर के किले के लग में झाड़ लिया तो उसका ठीक बराबर आया। पंजाब में झाड़ के मेरे मुंह तो बार बार झाड़ने लग रहा है, तो अपना उसका उत्पादन मतलब बराबर के किला के बराबर था। तो 10 बाई 10 के ऊपर भी गेहूं बीज के, जहां उसने एक जगह पर 2 दाने लगाए उसमें 400 ग्राम भी बीज लगा। यानी हमने एक ऐसी टेक्निक का इजाद करना पड़ेगा, हमारे जितने पौधे की जरूरत है उतने ही पौधे जमे और उतना ही बीज हमने 10 बाई 10 सेंटीमीटर, हाँ इंच, सॉरी
10 बाई 10 इंच में उसने तो 16 काटे उसके अंदर, वो एक प्रैक्टिकल करके दिखाना। तो इस तरह से हमने कुछ इसमें एक नई टेक्निक की खोज करनी है, वो खोज हम ही कर सकते हैं। आज तक जितनी खोज हुई है किसान के बारे में किसान ने करी है, लेकिन उसके ऊपर ठप्पा यूनिवर्सिटी में या किसी कंपनी ने लगाया, खोजें किसान से होती है, वो आगे भी आपने ही करनी है। दूसरा मैं कह रहा था कि तत्व जो जमीन के पास में है वो जमीन को कैसे लिए जा सकते हैं, उसमें काम करेगी हमारी जमीन संवारने की विधि। बहुत से किसान गेहूं तो बोने लग रहे हैं, ईख भी बोने लग रहे हैं, चना भी, सरसों भी, सारी खेती करते हैं, लेकिन पड़ोसी की देख देख रहे हैं, हमने भी इतनी समार दी, इतनी भी इतनी समार दी, खुद को किसी को इतनी नॉलेज नहीं है कि बर्तन इस फला फसल के लिए कितनी बार ट्रैक्टर की हरो चलानी पड़ेगी तेरी धरती सही रूप में आ जाए। उसके के लिए एक बुजुर्ग फार्मूला तो मेरा याद है, उसमें कहा देख गेहूं में मैदा डले चना जो सरसम ते कदा कदा, गेहूं में धरती को मैदा वर्गी बना दो, चने बोने हैं तो डले पाड़ दो, जो सरसम में किते डले किते मैदा। उसका जो साइंटिफिक रीजन है वो है जमीन से खुराक लेने वाला। जमीन के अंदर इतने भंडार पड़े हैं इस खुराक के, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, कहीं से डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उस फॉर्म में पड़े हैं जिस फॉर्म में पौधा उसको ले नहीं सकता, उसकी उस पहुंच से इतने नीचे पड़े हैं जहां तक उसकी जड़ें नहीं जा सकती। लेकिन एक तरीका उसको भी यूज करने का है। जमीन के अंदर से कुछ कैपिलरी होती है, वो कैपिलरी चौवे के पानी को ऊपर तक लाके वायुमंडल में समाहित करती है। वायु दबाव में नीचे से पानी उठा और वो जमीन की उन सुराखों में से होके जमीन के ऊपर आ गया, ऊपर आते ही वो हवा के साथ वाष्पीकरण हो गया, उसके साथ जितने न्यूट्रिएंट आए थे, क्योंकि वो पानी नीचे से आता है, बीच में जितने भी घुलनशील तत्व मिले वो सारे उसके में घोलते जा रहे हैं। तो जैसे ही वो हवा के टच में आया तो वो खुद तो वाष्पीकरण हो गया और वो तत्व वहां बच गए। आप खारे पानी वाली जमीन में देखोगे तो जाड्या में डोलियों के ऊपर थोड़ी थोड़ी ऊपर सी जम जाए, वो कितने और तो बुने दी, वो कैपिलरी के साथ में आया और नमक है जिसमें से पानी उठ गया और नमक हो रहा है जमा कर रहा है। तो हमने उसको यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं? मध्य वर्गीय यदि हमने जमीन बना दी तो उसकी वो कैपिलरी ऊपर से टूट गई, नीचे से चौवे से लेकर उस बान तक की कैपिलरी उसकी चालू है, नीचे से नाली सही है जिसके अंदर से पानी आ रहा है, और ऊपर हमने वो नन्ही रेत करके उसको तोड़ दिया, नीचे से प्रेशर में आ गया पानी और उसके आगे उसको निकलने का रास्ता नहीं, तो वो बाहर निकलने के लिए साइडों में फैलेगा, वो साइडों में फैलेगा और निकलने की कोशिश करेगा। यदि मोटी जमीन बह रही है उसमें डले हैं तो उसको आसानी से रास्ता मिल जाएगा, 2 दिन में 4 दिन में, जो जितनी रुकावट है वो 2 दिन में 3 दिन में उसमें को हल्का सुराख मिला, फिर उसमें प्रेशर से वो खुद खोल देगा, वो खुराक भी और आपका पानी भी बढ़ गया। और यदि आपके पास में बिल्कुल नन्ही बना रखी है तो वो कैपिलरी में से नून हट धारा होगा, उसको बाहर निकलने का इतना जल्दी रास्ता नहीं मिलेगा। उसके 2 फायदे आपको क्या होंगे? एक तो दाने के अंदर 17 दिन तक का भोजन मौजूद होता है, ये चीज नोट करने की हर किसान के लिए। जिस तरह भैंस का खीस उसकी कटड़ा खातर जरूरी है, अपने मेडिकल वाले कहते हैं कि 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ ना दो, क्योंकि वही बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। वही खीस उस दाने के अंदर उस पौधे के लिए है जो उसको बीमारियों से भी लड़ने की ताकत देगा और उसके विकास में भी सहायक होगा। जब 17 दिन के बाद में उसको भोजन की जरूरत पड़े तो जमीन में से आया हुआ भोजन वहां स्टोर में लाए, नमी भी और उस नमी के साथ में वो खुराक भी, वो जड़ें वहां तक पहुंच जाएंगे, वो वहां से लेके फैलना शुरू हो जाएगा। गलती कहाँ करते हैं हम? 22वें दिन जाके पानी देते हैं, पहले मोटी जमीन बाद वो कैपिलरी वहां इकट्ठा नहीं कर पा रही, फिर वो जमीन में जो खुराक इकट्ठी हुई भी है तो हमने 22वें दिन पानी दे दिया, वो घुल के वापिस जमीन के अंदर, पौधे को उसके में से कुछ नहीं मिला। पौधे के पास खुद की जो ताकत थी हो सकता है उसमें से कुछ न कुछ निचड़ के
नीचे चले जाओ। तो हमने बिल्कुल बारीक से 2 इंच का ही बांध हो, लेकिन हो नन्ना। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल नन्ना बा के उस जमीन को की बिजाई करनी है। और उस बिजाई में पहला पानी उस समय लगाना है जब आपके 2% 3% पौधे उसमें से पीले होकर सूखने शुरू हो जाए। वो 40 दिन पे हो, 41 दिन पे हो, 35 दिन पे हो, वो पानी लगाने की स्थिति। नीचे वाले पत्ते पीले होना, ऊपर वाले पत्ते ऊपर से पीले शुरू होंगे और वो जड़ तक चले जाके एक आधा पौधा उसमें से सूख जाएगा। कई चीज कम होगी पानी देने। हाँ, उसका मैं बताता हूँ, उस बात पाएंगे। अपने यहाँ दूसरा तरीका है बिजाई करने का। भाई यहाँ खारे पानी है, नमक पहले से वहाँ स्टोर है। जब हम उसमें पड़े करा तो और थोड़ा नमक हमने उसमें मिला दिया, कुछ एक तो पानी के दबाव से थोड़ा नीचे धकेल दिया, नया उसका में मिला दिया। फिर वो थोड़ा कैपिलरी के द्वारा जब धरती आणना हो है, वो तरला ऊपर आ गया, ऊपरला भी तला है, तो वो सारा जमीन के में मिल गया। हमने बीज कर रहा है तो उसका बीज का नमक जा लग गया, जमीन को टचे में नहीं आया। तो कई दिनों का ये तो भाई नुका फ्रीज में दे है, करेल के देखा तो दाने नुके नुपा हुए। तो उसके लिए हमने दूसरा तरीका बना दिया। भाई बिल्कुल सूखा में जमीन तैयार करी, उसमें बिजाई करी और पानी लगा दिया हल्का। उसमें 2 चीजें आप नोट करने की हैं। यदि उसमें नहर का पानी आप लगाते हो तो आपका जर्मिनेशन भी कम आएगा और गेहूं की बढ़वार दूर तक ट्यूबवेल वाले से कंपेयर में कम रहेगी। बेशक से एक द्वारा में आप दोनों काम करके देख लियो। एक हिस्से में ट्यूबवेल का लग गया, एक में नहर का लग गया, तो उसमें जर्मिनेशन नहर वाला में कम भी आएगा और मतलब उसकी बढ़वार भी थोड़ी कम रहेगी। यदि ट्यूबवेल का पानी लगता है वो उसके साथ नमक को साथ के साथ नीचे लेके जाएगा शुरू में, और फिर वो कैपिलरी के सारे ऊपर की तरफ आता जाएगा। वहां के फिर हम दूसरी गलती क्या कर जाते हैं, उसमें ये धारणा है कि जब हमने इसमें सूखा बिजाई करके बीज दिया है तो यह जमीन ज्यादा जल्दी टाइट हो जाती है, इसको दूसरा पानी जल्दी देना पड़ेगा। यहां भूल नहीं करना है, उसको भी इतना ही टाइम दो जब उसके कुछ पौधे उसमें से पीले पड़ के सूखने शुरू हो जाए। क्योंकि आप गोबर का भी जब देखोगे गोसा पाथा ऊपर वाली परत ऐसी हो जाएगी जो सूख रहा है। कई बार खातर गोसा थोड़ा तो भीतर से फिर भी होना का पाता है, तो इतनी जमीन ऊपर से वो करड़ी हो जाए तो सोचियो नीचे तक सूखी, उसमें तो नमी चाहिए, वो उसमें से वो खुराक को लेता रहेगा और वो आपका पौधा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। जितना लेट पानी हम लगाएंगे 30-40 दिन के आसपास में, तो इतनी ही वो फूट भी करने में सक्षम हो जाए और वो कैपिलरी वाली खुराक ले लेगा। पहले बीज की मात्रा, फिर धरती का समार। तो इसके साथ साथ ये आती है कि हम बीज का चुनाव किसका करें। 2-3 नामें हैं। एक तो देसी के नाम से आते हैं गेहूं, जो अपने इस एरिया में होती है वो सारी की सारी ही देसी होती है। लेकिन कुछ एक बीज हम बाहर से लेके आए हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, कुछ मैक्सिको देश से आए हैं। तो जब अपने एरिया में वो 8 बार 10 बार बीज लिए तो वो भी लगभग देसी ही हो गए, उनमें कोई भी देसी फल नहीं रह जाता। लेकिन हम किन को देसी माने, जो रियल में मतलब हमारी जमीन के साथ भी पकड़ कर सके और बगैर उर्वरकों की आदत के। क्योंकि किसी बीज को जब भी तैयार किया जाता है तो उसमें मतलब उर्वरकों के साथ उसका कितना संबंध है, ये भी एक पॉइंट होता है टेस्टिंग का। तो उन बीजों का हम चुनाव करें जिसमें हम किसी भी प्रकार के बाहरी उर्वरकों का सहारा ना लेने के बाद भी पूरी फसल ले सकें।